जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आज हल करते हैं आगे के प्रश्नों को, जो कि पिछले कुछ वीडियो में मैंने पीछे के कुछ प्रश्नों को हल करवा दिया है और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप जाकर के वहाँ से पीछे के कुछ प्रश्नों को देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, आज कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हल करवाऊंगा वो स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूं। चलिए देखिए, कह रहा है कि पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य निकालना है, एक्स बार की वैल्यू निकालना है। ये जो मैं प्रश्न हल कराने जा रहा हूं, प्रश्न संख्या 5 का घड़ी है। प्रश्न संख्या 5 और घड़ी का क्वेश्चन के अंतर्गत जो चार्ट दिया है, पहले मैंने चार्ट को क्रिएट कर ले रहा हूं। जैसा कि मैंने ये चार्ट नोट कर दिया और नोट करने के पश्चात इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें माध्य निकालना है। माध्य का मतलब होता है एक्स बार की वैल्यू ज्ञात करना है। बच्चों, जब क्वेश्चन में डेटा बड़ा होता है, यानी बड़े बड़े मान होते हैं, तो हम लोगों के लिए कई विधियां होती है, कई विधियों का प्रयोग करते हुए सवालों को लगाते हैं। हालांकि क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन, परंतु देखिए आसान सा क्वेश्चन है। जब ऐसे वर्ग अंतराल देता है, वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस वर्ग अंतराल में हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्ग अंतराल, ये वाला जो क्रॉस में इक्वल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्रॉस में अगर इक्वल मिल रहा है वर्ग अंतराल, तो इसको मतलब बदलने की जरूरत नहीं है, यही वर्ग अंतराल रहेगा। अब क्या काम करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान, तो मध्यमान जब निकालेंगे, मध्यमान को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स आई से, एक्स आई। और एक्स आई का मतलब होता है इसकी निचली सिरा और ऊपरी सिरा को, दोनों को, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, यानी 8 5 13। मैं जोड़ के दिखा दे रहा हूं, ये हो जाएगा 65 और प्लस 68। 8 5 13, 6 6 12, 1 13 में 2 का भाग देंगे तो 2 6 12, उसके बाद 1 बचेगा, 2 6 12 और 2 5 10, यानी 66.5 आएगा। इन दोनों के बीच की जो संख्या होगी 66.5 आएगा। अगला जो मान आएगा, इसमें 3 जोड़ते जाएंगे तो पता चलता जाएगा, तो हो जाएगा 69.5, क्योंकि दोनों के बीच में गैपिंग 3 की है, तो 3 की गैपिंग है, बस 3 3 जोड़ते चले जाइए। इसमें यदि 3 जोड़ देंगे तो 69 3 72 होगा 0.5। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 75.5। इसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 78.5, और इसमें भी अगर 3 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 81.5, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 84.5। ये रहा आपका एक्स आई का मान। बच्चों, अगर ये मान बड़ा बड़ा होता है तो आप क्या काम करते हैं, प्रयास करिए कि मान छोटा करके हम लोग हल करें। अगर आप बड़ा मान देख रहे हैं तो छोटा करने का आसान तरीका यही है कि इसमें से किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मान लीजिए। कल्पित माध्य वो संख्या होती है जो पहली संख्या और आखिरी संख्या को छोड़कर बीच वाली संख्या कोई भी मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डेटा दिया हुआ, तो हम लोग सेंटर वाली संख्या को मान लेते हैं कल्पित माध्य। ठीक है बच्चों, तो जब कल्पित माध्य लेकर चलेंगे तो कल्पित माध्य को ए से डिनोट करते हैं, कल्पित माध्य, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और कैपिटल ए की वैल्यू लिख रहे हैं 75.5। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डेटा को लेकर के। बच्चों, इसमें निकालते हैं हम लोग डी आई। डी आई का मतलब होता है एक्स
आई माइनस एक्स, एक्स आई माइनस कैपिटल ए। एक्स आई माइनस कैपिटल ए का मतलब है कि ये जितना डेटा हो एक्स आई का है उसमें से इस ए वाले मान को घटाते चलना है, यानी 66.5 में से 75.5 को घटा देना है। तो देख रहे हैं कि संख्या में बड़ी संख्या ये नहीं घटने वाले वाली है, तो क्या काम करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 75.5 में से 66 को घटा देंगे 66.5 को, तो आएगा कितना, ये 0, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 9 आएगा, तो ये -9 आ गया। इसको हल करेंगे तो -6 आएगा, इसको हल करेंगे तो -3 आएगा, और इसको हल करेंगे तो 0 आएगा। फिर इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 9। बच्चों इतना आसानी से हल कर लेंगे। अब क्या काम करना है, अब देख लो ये डेटा बहुत बड़ा है कि छोटा हो गया। अब तक तो इतना बड़ा था, अब छोटा छोटा मान मिल रहा है। अब इन छोटी संख्याओं का इससे गुणा करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब क्या काम करेंगे, आप यहाँ से आसानी से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ आई डी आई। एफ आई की वैल्यू ये वाली संख्या, डी आई की वैल्यू ये वाली संख्या, इसका गुणा करेंगे 2 9 18 यानी -18, 4 6 24 -24, 3 3 के 9 यानी -9, इसका 0 करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 0, 7 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 21, 4 का गुणा 6 में करेंगे 6 चौको 24, और 2 का गुणा 9 में करेंगे तो हो जाएगा 18। इन सबको जोड़ना है, फिर से देख लो, 2 9 18, 4 6 24, 7 3 के 21, 8 0 का 0, 3 3 के 9, 4 6 24 और 2 9 18। बच्चों अगर सबको जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई और डी आई। तो इसका मतलब हो जाएगा, जोड़ते समय देखो ध्यान से, ये संख्या पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगी, ए पॉजिटिव ए निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगी, बचा कितना 21 - 9, 21 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11 - 9, 21 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 होगा, 11 - 9 मतलब 2, यानी 12 आ जाएगा एफ आई डी आई की वैल्यू। अब क्या काम करना है बच्चों, हम लोगों को लगाना है फार्मूला एक्स बार का। एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में एन। एन का मतलब होता है, या हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको सिग्मा एफ आई नोट करते हैं। एफ आई का मतलब इस समय सभी संख्याओं का जोड़ना है। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में भी बता रखा है कि कुल संख्याएं कितनी है, वो 30 है, घरों की संख्या 30 दिया होगा, का मतलब ये है कि इन सबको जोड़ेंगे तो 30 आएगा। जोड़ के देख लो, 2 4 6 और 7 11, सॉरी 6 7 13, और 13 और 8 21, 21 3 24, 24 4 28, 2 30, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी सिग्मा एफ आई डिनोट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 30। चलो अब मान रखते हैं, तो x बार बराबर हो जाएगा a की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 75.5, 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, इसकी वैल्यू दिया है 12 बटे में सिग्मा एफ आई की वैल्यू दिया है 30। ठीक है बच्चों, यहां से लेकर चलेंगे तो x बार बराबर निकल करके आएगा 75.5 प्लस 3 चौका 12, यानी ये 4 बार में कटेगा और बटेगा कितना 10, भाग देंगे तो 0.4 आएगा। ठीक है बच्चों, 3 चौका 12 यानी 0.4, यानी x बार बराबर हो जाएगा 75.5 प्लस 0.4, गुणा कर मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो x बार की जो वैल्यू आएगी 4 5 9, ये हो जाएगा 7 और 5, यानी 75.90, इतना मान लिख सकते हैं, यानी लगभग 76 मान आएगा।
बच्चों यही आंसर सही है, 75.9। ठीक है, और ये वर्गांतराल रुपयों में दिया था, तो ये भी जो मान आएगा ये भी आएगा रुपयों में। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों पे चलेंगे, तब तक आप मार लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए बच्चों आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 6 का ख। और पिछली वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 5 का क करवा रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना वहां से। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन दिया हुआ है 48,510 मीटर क्यूब तथा भीतरी व्यास तथा महत्तम ऊंचाई के बराबर है। भीतर का जो व्यास है महत्तम ऊंचाई के बराबर है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, कह रहा है कि एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर, वृत्ताकार कमरा का मतलब होता है कि बेलन के आकार का कमरा रहा हो ऐसे। चलिए मैं इस साइड में फिगर बना रहा हूँ, इस साइड में क्वेश्चन को हल करूंगा। फिगर समझिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, यानी ऐसे गुंबद बना हुआ है इसके ऊपर। अब क्वेश्चन में कह रहा है गुंबद, इसका भीतरी आयतन यानी पूरे कमरे का, ये पूरे का पूरा आयतन, पूरे कमरे का आयतन, ये वैल्यू दे दिया हुआ है 48,510 मीटर क्यूब तथा भीतरी व्यास तथा उसकी महत्तम ऊंचाई बराबर है। यानी भीतरी व्यास का मतलब है यहां से यहां तक व्यास ले लें और ये ऊंचाई ले लें। हालांकि फिगर इतना बड़ा नहीं होगा, फिगर और छोटा ही रहेगा, ऐसे समझें, ऐसे फिगर रहेगा। यानी ये ऊंचाई कितनी है, ये वाली ऊंचाई और इसका व्यास लगभग दोनों के दोनों बराबर है। यानी 2r की वैल्यू जो दे रहा है वो कह रहा है कि h के बराबर है। महत्तम ऊंचाई पूरी की पूरी ऊंचाई के बराबर है। महत्तम ऊंचाई कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से यहां तक ऊंचाई को हमने स्मॉल h मान लेते हैं और यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग r मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, यानी ये जो वैल्यू बता रहा है यहां से यहां तक h का जो मान, कैपिटल H का, वो r और स्मॉल r और h को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। जो h है वो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है और जो r दिख रहा है वो त्रिज्या के बराबर ऊपर तक गोला हुआ। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। कमरे की ऊंचाई का मतलब है कि हम लोग को निकालना है कि इसमें कैपिटल H का मान कितना होगा। यानी यहां से यहां तक की वैल्यू, यानी 2r की वैल्यू निकाले चाहे कैपिटल H की वैल्यू निकाले। चलो बच्चों लेकर चलते हैं। प्रश्न में हम लोगों को दिया हुआ आयतन, कमरे का आयतन निकालेंगे कैसे। ठीक है, कमरे का आयतन में कितने पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक बेलन इन्वॉल्व हो रहा है, एक अर्धगोला इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। यानी कमरे का आयतन बराबर लिखा जाएगा तो बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। बच्चों बेलनाकार भाग का आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन का उस फार्मूला होता है। r एक ही है, ये वाला r यूज करो चाहे हम लोग नीचे वाला r यूज करें, कि बात वही है। इसमें r लेकर चलेंगे यहां से यहां तक होगा और प्लस अर्धगोला का गोला का आयतन होता है 4/3, अर्धगोला का मतलब 2/3, पाई r क्यूब होता है। बच्चों देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या,
और इसकी जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है 48, 51 और 0। इसमें से यदि कॉमन निकाल लिया जाए तो पाई निकल सकता है, आर स्क्वायर निकल सकता है, तो बचेगा एच और प्लस 2/3 और आर। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, और इन दोनों को जब हल करेंगे तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 3r 3h और प्लस 2r बटा में हो जाएगा 3। ठीक है, अब बताया कि 2r की वैल्यू को हम लोग कैपिटल एच लिख सकते हैं। कैपिटल एच का मतलब पूरा उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा यहाँ से। ये जितना डेटा दिया हुआ है इस पूरे डेटा को हम लोग या तो r के पदों में लिख दें या तो h के पदों में लिख लें। ध्यान से देखो ये इसका मतलब क्या है, तो 2r बराबर बताया कितना है, स्मॉल h प्लस r, स्मॉल h प्लस r। ठीक है, यानी इसको यदि इधर लाकर घटा दें तो 2r माइनस r बराबर h, यानी r बराबर h हो जाएगा। यानी जो कमरे की जो ऊंचाई होगी केवल ये वाला भाग, उसकी जो वैल्यू होगा वो त्रिज्या के बराबर होगा। चलो तब वही मान रख लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 3 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है r, और प्लस 2r बटे में 3, इन दोनों को जोड़ दो तो पाई आर स्क्वायर इंटू 5r बटे में 3, और बराबर कितना दिया बच्चों, इसको नोट कर लो, तो दिया है 48, 51, 0। यहां से 3 गुणा करेगा 5 भाग में आएगा, यानी 48, 51, 0 गुणा 3 बटे में 5, और बचेगा कितना, पाई आर इस क्यूब। पाई का मतलब 22/7 इधर आएगा तो नीचे लिखा जाएगा 22, अब बटे में 7 यानी 7 चला जाएगा ऊपर, बराबर बचेगा आर क्यूब। बच्चों कटाना है, चलो मैं कटाता हूं। 5 से कटाएंगे तो 5 नवा 45, बचेगा 3, 5 7 35, फिर उसके बाद ये तो कैंसिल हो गया, अब 5 7 35 तो हो गया, अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं एक में, तो 0 बचेगा, अब हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको कटाना है, अब इसको कटाएंगे 11 से, तो 11 दूना 22, 11 से काटे तो हो जाएगा 11 वाटे 88, 97 माइनस 88 करेंगे तो 17 में से 8 गया 9, यानी 9 बचेगा, तो 9 हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो 11 वाटे 88 बचेगा 2, 11 दूना 22। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 से कटाएंगे तो कटाते ही कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 एकम 2। देखो बच्चों क्या मिला, मुझे ये मिला कि आर क्यू की जो वैल्यू है वो 3 गुणे 7 यानी 21 और गुणे 441, 441। इसको हम लोग आर क्यू बराबर लिख सकते हैं 21 गुणा 21 गुणा 21, क्योंकि ये 21 का वर्ग है। तो यहां से कितना आएगा, आर की जो वैल्यू निकल करके आएगी, 3 पेयर बनाना था, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर क्यू बराबर 21 का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 21। बच्चों r का मान निकल गया। और प्रश्न में पूछा था कि कमरे की ऊंचाई कितनी होगी, तो बच्चों कमरे की ऊंचाई भी उतनी होगी जितना, ठीक है, कमरे की ऊंचाई का मतलब पूरा का पूरा, तो हो जाएगा कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई मतलब हो जाएगा 2r, यानी 2 गुणे r की वैल्यू कितनी है 21, तो मान रखेंगे तो आ जाएगा 42 मीटर। ये कमरे की पूरी ऊंचाई होगी। बच्चों अच्छा सा क्वेश्चन था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, शायद समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।
तब अगले क्वेश्चन को लेकर चले। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 45 है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर जहाज एक दूसरे के ठीक 50 मीटर की दूरी पर है। चलो बच्चों देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि ये प्रकाश स्तंभ है, ये प्रकाश स्तंभ है, और इसी प्रकाश स्तंभ पे कोई व्यक्ति हो सकता है कि खड़ा होगा। ठीक है बच्चों, ये हो सकता है कि व्यक्ति यहाँ पे हो, और ये व्यक्ति क्या काम कर रहा है, यहाँ से प्रकाश स्तंभ से खड़ा होकर के देख रहा है। यहाँ से पूरी ऊंचाई हम लोग को ये लेना है प्रकाश स्तंभ, क्योंकि कल्पना किया गया है उतना बड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ से व्यक्ति जब इसको देख रहा है, ये व्यक्ति इसको देख रहा है, तो कह रहा है कि दो जहाज आ रही हैं, ठीक है, और एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पे हैं। यही व्यक्ति देख रहा है, यहां से एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पे हैं। तो हो सकता है कि एक पानी की जहाज यहां पे होगी और एक पानी की जहाज में भी यहां पे होगी। ठीक है बच्चों, ये पानी की जहाज मैंने कल्पना करके बना दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन दोनों के जो बीच के जो पहलू हैं वो 50 मीटर की है। दूसरी बात, क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसके अवनमन कोण जो दे रहा है, अवनमन का मतलब ऊपर से देखेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दो कोण दिया हुआ। तो ये वाला जो कोण बना रहा है वो बता रहा है कि 30 अंश का है, और ये वाला जो कोण बता रहा है वो 45 अंश का। तो 30 अंश वाला बना रहा है ये, और 45 अंश का ये कंडीशन, यानी एकांतर कोण से ये 45 अंश की वैल्यू होगी। ठीक है, प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, यानी ये प्रकाश स्तंभ जो भी है इसकी ऊंचाई कितनी है वो पता नहीं, मान लेते हैं कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई जो होगी वो h होगी। 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब ये प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है उसको मान ज्ञात करना हो। इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C और इसको D मान लेते हैं। बच्चों यहां से यहां तक की वैल्यू को मैं x मान लेता हूं, इसकी वैल्यू यहां से यहां तक दिया हुआ है, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है उसको मैंने h मान लिया। ठीक है, लिखेंगे कि माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या काम करना है, त्रिभुज मानकर चलिए और त्रिभुज के अकॉर्डिंग प्रश्नों को लगाइए। यहां से एक त्रिभुज लेकर चलेंगे, ये वाला ACD, त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में ये कोण और इस भुजा के बीच अगर संबंध निकाला जाए तो tan 30 अंश बराबर लिखा जाएगा h बटे में 50 प्लस x। tan 30 अंश का बच्चों मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बटे में 50 प्लस x। करेंगे क्या, तिर्यक गुणा करना है तो कर लीजिए। तो 50 प्लस x बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा h कड़ी में 3। चलिए बच्चों इसको समीकरण बना के चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः क्या काम करेंगे, अब हम लोग लेकर चलेंगे त्रिभुज ये वाला BCD। अब त्रिभुज BCD में, तो BCD में क्या काम करना होगा, 45 अंश लेकर चलना होगा, यानी tan 45 बराबर हो जाएगा h बटा में x। ठीक है बच्चों, tan 45 अंश की वैल्यू आप याद रखिए 1 होता है, बराबर हो जाएगा h बटा में x। तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा h, x की वैल्यू हो गई h। ये समीकरण 2 बना। अब बच्चों क्या काम करना है, x का मान यहां पे रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर
जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो बच्चों मान किसका मुझे ज्ञात करना है, मुझे तो मान करना है, ज्ञात करना है यश का। तो हम लोग x का मान रखेंगे, यश का मान डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो यहीं पे x की वैल्यू हम लोग h रख देते हैं। तो 50 प्लस x की वैल्यू की जगह पे h रख देते हैं, बराबर हो जाएगा h कड़ी में 3। ठीक है बच्चों, इसको भेज देते हैं उस साइड h को। तो जब h ये उस साइड चला जाएगा तो मिलेगा कितना, 50 बराबर मिलेगा h कड़ी में 3 माइनस h। तो 50 बराबर हो जाएगा h कॉमन, तो h माइनस 1, सॉरी कड़ी में 3 माइनस 1। बच्चों इसको इधर ले आओ, तो जब इधर आएगा तो 50 बटा में आएगा कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर h। या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं h बराबर 50 बटे में कड़ी में 3 माइनस 1। करेंगे क्या, परमेयीकरण कर दीजिए इसका, चाहे वहीं पे छोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। परमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे में हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1 दिया है, और कड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे हल करेंगे तो h बराबर निकल करके आएगा 50 कड़ी में 3 प्लस 1, यहां से मान कितना आएगा बच्चों, ये वर्गांतर बनेगा तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब 2, यानी h बराबर हो जाएगा 50 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे में 2, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25, और कड़ी में 3 प्लस 1। और बच्चों यही आंसर होगा मीटर में, क्योंकि ऊंचाई पूछा है तो मात्रक लिखना जरूरी है। मात्रक नहीं लिखते हैं तो नंबर आपके कट जाएंगे एग्जाम में, 1 नंबर 2 नंबर, मैक्सिमम 1 नंबर एग्जामिनर काट लेता है, क्योंकि बच्चे आप छोड़ रहे हैं क्या चीज, उसका मात्रक। ठीक है, तो आप मात्रक का ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का आंसर आया 25 कड़ी में 25 और ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1, वही आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं आगे के प्रश्न। देखिए प्रश्न में लिख रहा है कि निम्नलिखित साड़ी में 400 नियान लैंपों के, यानी ये लैंपों की जो संख्या है वो बता दिया कि 400 है। 400 नियान लैंपों के जीवन काल का वितरण दिया गया है। लैंपों की संख्या, सॉरी लैंपों का जीवन काल की माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न है बच्चों, एक माध्यिका निकालना है और एक बहुलक निकालना है। ठीक है, तो पहले माध्यिका ज्ञात करेंगे और माध्यिका ज्ञात करने के पश्चात इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग निकालते हैं इसकी माध्यिका कितनी होगी। चलिए देखते हैं। हम लोग को माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, और साथ साथ बहुलक भी ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, बहुलक अगर हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो लैंपों की संख्या दिया हुआ, इसमें से सबसे बड़ा जो डेटा देता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बहुलक ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि सबसे बड़ा जो डेटा है वो 86 दिया है, 86 के अकॉर्डिंग हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले बहुलक से पहले ज्ञात करेंगे माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करेंगे कैसे, चलिए उस पर हल करते पहले प्रश्न को। बच्चों हम लोग को निकालना पड़ता है CF, ठीक है, यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसको क्या काम करते हैं, कॉन्टिन्यूअस, इसको संख्या को यहाँ लिखेंगे 14, 14 में 56 को जोड़ देंगे तो 6 4 10 को 0, 5 1 6 1 7 हो जाएगा हासिल। इसको अब जोड़ देंगे इसके साथ, यानी इस तिर्यक जोड़ेंगे इसको, तो 7 6 13 यानी 130 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, और उसके बाद 8 और 3 11 और 1 हासिल, यानी 1 और 1 2, 216 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 6 10, इसके बाद 7 1 8, 1 9 हो जाएगा, और 2 290, इसको जोड़ेंगे तो 2 0 और जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 6 और 9 15, और उसके बाद ये 2
तो हासिल एक 3 बनेगा, ये 48 को दो जोड़ देंगे, 8 2 10 0 5 1 6 5 और 4 9, एक हासिल 10 हो जाएगा और 3 और एक हासिल 4, यानी जो टोटल संख्या निकल करके आ रही है वो n की वैल्यू है, यानी n का जो मान निकल करके आया वो आया 400। ठीक है बच्चों, जब n का मान 400 निकल करके आया तो n/2 का मान भी चाहिए होता, तो 400 का आधा करेंगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा कितना 200। अब हम लोग को चेक करना होगा कि 200 मिलेगा कहाँ, तो ध्यान से देखिए ये लिखा है 130, यानी ऊपर की जो संख्या इन सबको जोड़ने पे केवल 130 आया है। जब इसमें पहुंचेंगे तो टोटल संख्या यानी कितना 216 है, तो इसी के अंतर्गत 200 शामिल होगा, यानी इस लाइन को हम लोग को कॉपी करना है और इसी लाइन के हिसाब से सवाल लगाना है। तो इस लाइन में ये वाला जो मान बताएगा वो एक मान देता है f का। ठीक है, ये मान दे के लिए f निकाल लेते हैं, यानी f की वैल्यू ये हो गई। ये जो वैल्यू होती है बच्चों इसको नाम देते हैं CF। ठीक है, यानी f का जो मान निकल करके आया वो 86 आया और CF का जो मान आया वो 130 आया, और उसके बाद वर्ग अंतराल में से इस संख्या को लेना पड़ता है लोअर लिमिट को, यानी L का जो मान आया वो 3000 निकल करके आ गया। अब बच्चों प्रश्न में माध्यिका का फार्मूला जो होता है माध्यिका, और माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे में होता है F और इंटू होता है H। ठीक है, चलो यहां से क्या काम करेंगे, L का मान रखेंगे, तो L का मान दिया है 3000 प्लस n/2 का मतलब हो जाएगा 200 माइनस CF की वैल्यू दिया है 130 बटे में F का मतलब 86 और गुणा H का मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, यानी 3000 और 3500 के बीच का अंतर हो जाएगा 500। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 200 में से 130 घटा देंगे तो आ जाएगा 70, 10 शून्य ये शून्य हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और 2 में से 1 गया, इतना 70 गुणे 500 बटे में 86 यानी 86, तो 3000 और प्लस हो जाएगा ये 7 5 35,000 हो गया बच्चों बटे में 86। ठीक है, इसमें से तो 1000 कॉमन ले ही सकते हैं खूब आराम से। ठीक है, यानी आप इसका भाग देंगे तो 3000 तो ठीक है, ये तो आएगा ही, 86 का भाग देना होगा 3000 में, 3500 में से 86 का भाग देंगे, सॉरी 3500, तो बच्चों 3086 में जब 3500 में 86 का भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो 406.98 आएगा, 406.98। जब इतना भाग देने के पश्चात आएगा तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8 तो सही है अपने जगह पे, ये 6 हो जाएगा, ये 4 ये 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, यानी जो बहुलक उस माध्यिका निकल करके आएगा वो आंसर ये रहा माध्यिका। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक प्रश्न और पूछा कि बहुलक भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बहुलक भी बता देते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न वही है, अब इस प्रश्न के अंतर्गत बहुलक पूछा है। अब बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक निकालने के लिए क्या काम करते हैं, डेटा में सबसे बड़ा डेटा को सर्च करते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी किसकी है, यानी कौन सी संख्या इसमें से सबसे बड़ी है, जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसी को मानते हैं F1। तो बच्चों इसमें ये जो संख्या दिया हुआ यही सबसे बड़ी है, इसको मानते हैं F1। F1 मानने के पश्चात अब हम लोग को दो डेटा और प्राप्त करने होते हैं,
इससे ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको मानते हैं f0 और इससे नीचे वाली जो संख्या होती है उसको मानते हैं f2। ठीक है बच्चों, जो f1 लिखा है इसी के सामने वाली जो संख्या में सबसे छोटी जो संख्या होती है यानी ये वाली, इसको मानते हैं, ये वाली जो संख्या है, ठीक है, इसको मानते हैं l। यानी l बराबर निकल करके आएगा 3000। f0 की जो वैल्यू होगी वो निकल करके आएगी 60। f1 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो हो जाएगा 86 और f2 की जो वैल्यू निकल करके आएगा वो हो जाएगा 74। बस बच्चों इतना ही की जरूरत पड़ती है। अब निकालते कैसे हैं मान, तो इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणे होता है h का मान भी लिख लो। तो h का जो मान निकल करके आएगा वो 500, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर निकल करके आएगा 500। बच्चों मान रखना है, मान तो रख ही सकते हैं। L की वैल्यू 3000 प्लस f1 की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 86 माइनस f0 की वैल्यू 60 बटे में 2f1 86 माइनस f0 60 माइनस f2 74 और गुणे में लिखा हुआ है h यानी 500। ये सबके लिए काम कर रहा है वो 500। तो हो जाएगा 3000 प्लस ये 6 में से 0 गया 6, 8 में से 6 गया 2 बटे में हो जाएगा कितना, ये 2 6 12, 2 8 16, 1 17 माइनस ये हो जाएगा 4 और 7 6 13 होता है और गुणे 500। इन दोनों को हल करेंगे तो 3000 प्लस 26 बटा में घटा देते हैं, 12 में से 4 गया 8 बचेगा 6 में से 3 गया 3 और 38 हो गया ये और गुणे हो जाएगा 500। बच्चों क्या काम करेंगे, 2 से काट दें, 2 से काट देंगे तो 13 और 2 से काट देंगे तो 19, यानी 3000 प्लस 13 गुणे 500 बटे में 19। 13 का 500 में गुणा कर लेते हैं पहले। 3000 प्लस 13 5 65 बटे में हो जाएगा 19। 3000 प्लस 19 का भाग देना है, 19 का भाग देंगे 6500 में। 19 कम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 15 में से 7 गया 8, 80, 19 चौक 76, 4, 19 कम 1, 19, 19 दूना 38, 2, अब 0 पड़ेगा दशमलव, यानी हो जाएगा 3 4 2 दशमलव। अब बनता कितना 20, तो 19 से कम 19, दशमलव के बाद 19 से कम 19, बचता कितना, तो इतना ही लेने दो, कोई जरूरी नहीं, उतना काफी है। तो हो जाएगा 2 4 3 3 और दशमलव 1। बापू ये जो आंसर आएगा बहुलक का वो 3342.1 आएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तब मैंने देख लिया, प्रश्न नंबर 6 तक मैंने हल करवा दिया। आगे देखता हूं, आगे क्वेश्चन नंबर 7वां। अब 7वां जो आपको मिलेगा अगले वीडियो में मैं इसको इंक्लूड करूंगा। ठीक है, और अगले वीडियो में ये एक्सरसाइज मतलब ये पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और प्यारे बच्चों, वीडियो समझ में आता है
पसंद आता है तो आप अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ एक बार जरूर चैनल को शेयर करिए, ठीक है। और एक तरीका और है हमारे चैनल पे पहुंचने के लिए, आप अपने मोबाइल फोन में, ठीक है, आप नोट करेंगे NRA.RK, तो तुरंत हमारा लिंक मिलेगा, मतलब यूट्यूब पे पहला ही निकल करके आएगा न्यू रिसर्च एंड एनालिसिस रत्नेश कुमार नाम से, ठीक है। और लिंक पे आप पहुंच जाएंगे, वहां से जाकर चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।